औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamic College, Peshawar. Today we are going to study RL series AC circuit. ठीक है, देखिए वो जो लास्ट लेक्चर में हमने इम्पीडेंस और पावर फैक्टर के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, अब वो हम अप्लाई करेंगे इस टॉपिक में। तो देखिए इसी चैप्टर में पहले वी स्टडीड रेजिस्टर इन एसी सर्किट, देन कैपेसिटर इन एसी सर्किट, इंडक्टर इन एसी सर्किट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी आरएल सीरीज एसी सर्किट। हमने ये पढ़ा था कि रेजिस्टर जो है वो पावर को डिसिपेट करता है बिकॉज रेजिस्टर में करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। कैपेसिटर में करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90, तो कैपेसिटर पावर को डिसिपेट नहीं करता था। ठीक है, और इंडक्टर में द करंट वाज लेगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90, तो वो भी डिसिपेट नहीं करता था। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर आप रेजिस्टर के साथ इंडक्टर को सीरीज में लगा लें तो व्हाट हैपन्स। ठीक है, यानी रेजिस्टर के साथ आप इंडक्टर लगा लें तो सर्किट का बिहेवियर किस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए इस केस में जो पावर डिसिपेशन है वो न मैक्सिमम होगा न ज़ीरो होगा, बल्कि इट डिपेंड्स अपॉन दिस पावर एंगल। ठीक है, देखो ये हमारे पास रेजिस्टर है और ये इंडक्टर है। ये रेजिस्टर और इंडक्टर सीरीज़ में है। सीरीज़ का मतलब है कि एसी सोर्स के साथ एक लाइन में है, तो दे आर इन सीरीज़। सीरीज़ का दूसरा मतलब ये है कि सीरीज़ में करंट रिमेन्स कांस्टेंट, और सीरीज़ का तीसरा मतलब ये है कि सीरीज़ में वोल्टेज ड्रॉप्स। तो ये जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है इसमें से कुछ इधर ड्रॉप करेगा, बाकी इधर ड्रॉप करेगा। ठीक है, सीरीज़ में वोल्टेज ड्रॉप्स। तो याद रखें प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, प्योर इंडक्टिव सर्किट में हम, अगर आपको याद है, हम वोल्टेज को रेफरेंस लेते थे और करंट को इसके साथ कंपेयर करते थे। लेकिन अब हम करंट को रेफरेंस फेजर लेंगे, वोल्टेज को कंपेयर करेंगे, क्योंकि सीरीज़ में करंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो चीज़ कांस्टेंट हो उसे हम स्टैंडर्ड कंसिडर करते हैं, रेफरेंस फेजर कंसिडर करते हैं। तो आप गौर से देखें, देखो ये फेजर डायग्राम है, ज़रा गौर से देखें। इस करंट को मैंने अलोंग एक्स एक्सिस लिया है, लेकिन यानी करंट को मैंने अलोंग एक्स एक्सिस लिया है, यानी रेफरेंस फेजर लिया है। ठीक है, रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं। तो देखो ये वोल्टेज मैंने करंट के डायरेक्शन में ड्रॉ किया है, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में मैंने वोल्टेज को ड्रॉ किया है। ठीक है, दे आर इन फेज। और इंडक्टर में हमने पढ़ा था कि करंट इज लेगिंग बिहाइंड द वोल्टेज। करंट इज लेगिंग का मतलब है कि वोल्टेज इज लीडिंग। तो देखिए वोल्टेज मैंने इधर ड्रॉ किया है। ठीक है, वोल्टेज इज लीड इन द करंट। अब आप ऐसा करें कि इस वोल्टेज को, इस फेज़र को अगर आप यहाँ से उठाकर इधर ले आएँ, ठीक है, इसके साथ बाय वेक्टर एडिशन रूल ऐड करें। देखिए दिस फेज़र प्लस दिस फेज़र या वेक्टर इज इक्वल टू द अप्लाइड फेज़र या वोल्टेज। इस वी आर का मतलब है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, वी एल का मतलब है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, और ये जो V है इसका मतलब है द अप्लाइड वोल्टेज या द अप्लाइड फेज़र। ठीक है, तो ये हमारे पास फेज़र डायग्राम फॉर RL सीरीज़ AC सर्किट है। कभी कभार MCQs में आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फेज़र डायग्राम फॉर RL सीरीज़ AC सर्किट, या ये फेज़र डायग्राम गिवन होते हैं और लिखा हुआ होता है कि ये किस का फेज़र डायग्राम है। तो नीचे लिखा हुआ होगा कि RL सीरीज़ का है, RC सीरीज़ का है, RLC सीरीज़ या पैरेलल का है, वगैरह वगैरह। सो दिस इज़ द फेज़र डायग्राम फॉर द RLC सीरीज़ AC सर्किट। और इधर आप देखें RL सीरीज़ AC सर्किट, RL सीरीज़ AC सर्किट में ये जो अप्लाइड वोल्टेज है इट लीड्स
द करंट बाय एन एंगल फाई लेस देन 90 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये हमारे पास फेज़र डायग्राम है। और याद रखिए इस फेज़र डायग्राम से वी कैन कैलकुलेट, देखिए वी विल बी कैलकुलेटिंग 4 थिंग्स: equation for the applied voltage, number 2 equation for impedance, number 3 equation for power angle या phase angle, और नंबर 4 equation for the power factor। याद रखिए हमने 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यहाँ से हमने 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। नंबर 1 equation for applied voltage, number 2 equation for impedance, नंबर 3 इक्वेशन फॉर पावर एंगल, और नंबर 4 इक्वेशन फॉर पावर फैक्टर। ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज, एम्पेडेंस, पावर एंगल एंड पावर फैक्टर। तो इस फेज़र डायग्राम को अगर आप देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को आप ऐसा करें, पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। ठीक है, सिंपली पैथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करें तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं, बाय अप्लाइंग द पैथागोरस थ्योरम, कि देखो ये है हाइपोटेन्यूज, ये है बेस, और ये है परपेंडिकुलर। तो अगर आप पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, बेस का स्क्वायर वी सब आर स्क्वायर्ड प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर्ड विच इज वी सब एल स्क्वायर्ड। ठीक है, दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 1। देखो व्हाट इज वी आर या वी सब आर। वी सब आर का मतलब है अकॉर्डिंग टू ओम लॉ करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, और वी सब एल का मतलब है करंट मल्टीप्लाइड बाय एक्स सब एल। ठीक है, आर का मतलब है रेजिस्टेंस, एक्स सब एल का मतलब है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये हमने क्लास में पढ़ा था। ये दोनों वैल्यूज अगर आप ऐसा करें, इफ दिस इज लेट्स इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, सही है, तो वी विल राइट वी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू, वी आर की जगह लिखो आई आर होल स्क्वायर्ड प्लस आई एक्स सब एल होल स्क्वायर्ड। तो यह आ जाएगा वी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू आई स्क्वायर्ड आर स्क्वायर्ड प्लस आई स्क्वायर्ड एक्स सब एल स्क्वायर्ड। ठीक है, और देखें इन दोनों में इफ़ यू सी आई स्क्वायर कॉमन है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आप कॉमन ले लें, दिस विल बी आर स्क्वायर्ड प्लस एक्स सब एल स्क्वायर्ड। और अगर आप दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लें तो वी आ जाएगा, ये आई बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर्ड प्लस एक्स सब एल स्क्वायर्ड। याद रखिए दिस इज द इक्वेशन फॉर द अप्लाइड फेजर। अप्लाइड फेजर का मतलब है दिस इज द इक्वेशन फॉर द अप्लाइड वोल्टेज। अगर आप इधर गौर से देखें, ये वोल्टेज देखिए डीसी में हम क्या करते थे, मसलन 2 रेजिस्टर सीरीज़ में अटैच हैं, तो आप लोग हम लिखते थे कि V इक्वल टू V1 प्लस V2, अगर 3 है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन, यानी हम वोल्टेज को डायरेक्ट ऐड करते थे। लेकिन अब इधर इस वोल्टेज के नखरे देखें, दिस वोल्टेज इज़ बिहेविंग लाइक अ वेक्टर क्वांटिटी। अगरचे ये रियल वेक्टर नहीं है, इसे हम फेज़र कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो V सब R है और V सब L है, इन दोनों को हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते जिस तरह हम डीसी में ऐड करते थे। रेजिस्टर के वोल्टेजेस को या कैपेसिटर के वोल्टेजेस को हम डायरेक्ट ऐड करते थे। याद रखिए यहाँ पर हम ये डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। तो आप लोग देखिए इट इज़ बिहेविंग लाइक अ वेक्टर, जिस तरह हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि इफ़ यू राइट अ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे,
तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते थे तो आप लोग लिखते थे ax² + ay² अंडर द रूट, ठीक है। तो आप इक्वेशन नंबर 3 को अगर देखें इस इक्वेशन को, तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज है ये देखिए वेक्टर की तरह बिहेव करता है। जिस तरह हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं उसी तरह ये बिहेव करता है, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। तो नंबर 1 वी कैलकुलेटेड अप्लाइड वोल्टेज। दूसरा टारगेट हमारा क्या है, एम्पेडेंस। तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एम्पेडेंस। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लुक इट, देखो एम्पेडेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो गौर से देखो। देखें, द अप्लाइड वोल्टेज इज V, the applied current is I, the total opposition या impedance is Z. Let this is equation number 4. अब ऐसा करें इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर करो। तो देखें I Z इज इक्वल टू I अंडर द रूट R² प्लस H⁴ ये I इस I के साथ कैंसिल। So I'll get Z is equal to R² plus H⁴ under the root. This is the equation for the impedance, okay. This is the equation for the impedance. अब अगर आपको न्यूमेरिकल्स में सपोज R गिवन है, H⁴ गिवन है। R का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर, H⁴ का मतलब है इंडक्टिव रिएक्टेंस या रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। तो अगर आपको ये दोनों गिवन है तो यू कैन कैलकुलेट एम्पेडेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एम्पेडेंस का मतलब है टोटल ऑपोजिशन, कंबाइंड ऑपोजिशन, ठीक है, विच इज़ ऑफर्ड बाय सपोज अ रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर या दो या तीनों। तो उस ऑपोजिशन को हम एम्पेडेंस कहते हैं या टोटल ऑपोजिशन कहते हैं, ठीक है। अब हमारा तीसरा टारगेट क्या है, पावर एंगल। तो पावर एंगल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखें दिस इज़ वेरी सिंपल। इफ़ यू सी दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास जो परपेंडिकुलर है ये V⁴ है, और जो बेस है ये हमारे पास V⁴ है। तो आपको पता है टेंजेंट फाई बराबर होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ठीक है। इस ट्राइंगल से वी कैन कैलकुलेट द पावर एंगल, द फेज रेफरेंस वगैरह वगैरह। तो टेंजेंट फाई बराबर है परपेंडिकुलर विच इज़ V⁴ और द बेस विच इज़ V⁴। लेकिन अगर आप फाई कैलकुलेट करें तो फाई बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स V⁴ डिवाइड बाय V⁴, ठीक है। दिस इज़ द इक्वेशन फॉर द पावर एंगल। अब पावर एंगल मीन्स कि अगर आपको V⁴ और V⁴ का पता है, put in the values here, taking the tangent inverse you will get power angle। लेकिन देखें हमें पता है कि V⁴ बराबर है IH⁴ और V⁴ बराबर है IR। तो ये दोनों वैल्यूज़ अगर आप इधर पुट करें, ठीक है, शाबाश, ये पुट करें तो पावर एंगल आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स V⁴ की जगह लिखो IH⁴ और इसकी जगह लिखो IR। ये I के साथ कैंसिल करो तो पावर एंगल आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स H⁴ डिवाइड बाय R, सही है। दिस इज़ द इक्वेशन फॉर द पावर एंगल, ठीक है। अगर आपको MCQs में या न्यूमेरिकल्स में वोल्टेजेस गिवन है V⁴ और V⁴ गिवन है तो ये इक्वेशन अप्लाई करो। लेकिन अगर वोल्टेजेस गिवन नहीं है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस गिवन है, तो फिर आप देखिए ये इक्वेशन अप्लाई करो, इक्वेशन नंबर 7 अप्लाई करो, ठीक है।
MCQs में या फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो इट मीन्स कि RL सीरीज AC सर्किट में ये अप्लाइड वोल्टेज इस रेजिस्टर के साथ, ठीक है, रेजिस्टर के साथ न इन फेज है, यानी सॉरी करंट के साथ, ये अप्लाइड वोल्टेज इस करंट के साथ न इन फेज है और न आउट ऑफ फेज बाय एन एंगल ऑफ 90 है, क्योंकि वोल्टेज जब करंट के साथ इन फेज होता है तो ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है। और अगर ये वोल्टेज आउट ऑफ फेज बाय एन एंगल ऑफ 90 है तो इसका मतलब है प्योर इंडक्टिव सर्किट है। अब गौर से देखिए ये सर्किट ना प्योर इंडक्टिव है ना प्योर रेजिस्टिव है, तो ये वोल्टेज, ये जो अप्लाइड वोल्टेज है ये करंट के साथ न इन फेज है और न आउट ऑफ फेज बाय एन एंगल ऑफ 90 है, बल्कि इट इज़ द अप्लाइड वोल्टेज इज लीडिंग द करंट, देखिए द अप्लाइड वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय एन एंगल फाई लेस देन 90 ग्रेटर देन 0, यानी ये पावर एंगल न 0 है और न 90 है। क्यों? तो रीज़न ये है कि ये सर्किट न प्योर रेजिस्टिव है न प्योर इंडक्टिव है, इसी वजह से हमारे पास ये एंगल न 0 है न 90 है। अच्छा याद रखें, ये फाई जितना ज़्यादा होगा ना, पावर फैक्टर से पता चलेगा, ये एंगल जितना ज़्यादा होगा तो पावर डिसिपेशन कम होगा, ये एंगल जितना कम होगा पावर डिसिपेशन कम, क्योंकि आपको पता है जब एंगल कम होते हैं तो उसका टॉस ज़्यादा होता है, जब एंगल ज़्यादा हो जाते हैं तो उसका टॉस कम हो जाता है। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से लाइक दिस कि देखो हमारे पास ये R, लोकेट इधर से देखें, R जितना ज़्यादा होगा, आप लोग देखिए R जितना ज़्यादा होगा तो ये एंगल उतना कम होगा। इसी वजह से मतलब अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है या रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ये एंगल कम होगा तो पावर फैक्टर ज़्यादा होगा। अगर आप पावर फैक्टर कैलकुलेट करें तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पावर फैक्टर का मतलब है क्रॉस फाई, और क्रॉस फाई बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो देखिए यहाँ से अगर आप पावर फैक्टर कैलकुलेट करें, ठीक है, अगर आप यहाँ से पावर फैक्टर कैलकुलेट करें, सॉरी, सो दिस इज रिटन एज पावर फैक्टर इज इक्वल टू VR यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन फॉर द, दिस इज द इक्वेशन फॉर द पावर फैक्टर, ठीक है। लेकिन हमें पता है VR जो है ये IR के बराबर है और जो अप्लाइड वोल्टेज है IZ के बराबर है, तो ये दोनों वैल्यूज़ अगर आप इक्वेशन नंबर 8 में पुट करें तो इक्वेशन नंबर 8 कैन बी रिटन लाइक दिस, देखिए cos phi is equal to VR which is IR and this is IZ, I के साथ कैंसिल करो तो पावर फैक्टर आ जाएगा R डिवाइड बाय Z, ठीक है। अब गौर से देखें, ये इक्वेशन हमें बता रही है कि जितना भी R ज़्यादा होगा, देखो R जितना ज़्यादा होगा तो cos phi ज़्यादा होगा, cos phi मीन्स पावर फैक्टर ज़्यादा होगा। cos phi अगर ज़्यादा है इसका मतलब है कि phi इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ दैट, तो phi कम होगा, ठीक है, क्योंकि जब एंगल बढ़ जाता है तो cos कम हो जाते हैं, जब एंगल कम हो जाते हैं तो इसका cos बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है कि असल में इस सर्किट में जो पावर डिसिपेशन है इट टेक्स प्लेस ड्यू टू R, न ड्यू टू H सब L। तो R जितना ज़्यादा होगा पावर फैक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी पावर डिसिपेशन ज़्यादा होगा, पावर लॉस ज़्यादा होगा। तो देखें प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर डिसिपेशन इज़ मैक्सिमम, प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर डिसिपेशन इज़ ज़ीरो। लेकिन अगर RL सीरीज़ AC सर्किट है, ये ना प्योर इंडक्टिव है ना प्योर रेजिस्टिव है, तो देन द पावर डिसिपेशन डिपेंड्स अपॉन द पावर एंगल। ये पावर एंगल जितना कम होगा तो पावर फैक्टर ज़्यादा होगा, यानी पावर डिसिपेशन ज़्यादा होगा, पावर लॉस ज़्यादा होगा।
और ये एंगल जितना ज़्यादा होगा, ये एंगल किस तरह ज़्यादा होगा, अगर इस सर्किट में इंडक्टिव बिहेवियर डोमिनेंट है, मतलब x सब l ज़्यादा है, इंडक्टिव बिहेवियर डोमिनेंट है तो ये एंगल ज़्यादा हो जाते हैं, तो पावर फैक्टर कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टिव बिहेवियर डोमिनेंट है तो इसका मतलब है फिर ये एंगल कम हो जाता है तो पावर फैक्टर जो है वो कम हो जाएगा, पावर डिसिपेशन, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा। पावर फैक्टर एंगल अगर कम है तो पावर फैक्टर ज़्यादा, पावर फैक्टर जितना ज़्यादा होगा पावर डिसिपेशन या पावर लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात आप याद रखें, हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये z इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्स सब एल स्क्वेयर, ये इक्वेशन हमारे पास कहाँ से आई? अब देखिए इस डायग्राम से, ठीक है, इस ट्राइंगल से, इस फेजर डायग्राम से। लेकिन अगर आप ऐसा करें कि इस इक्वेशन से, इफ़ यू सी दिस इक्वेशन इज बिहेविंग लाइक अ पाइथागोरस थ्योरम, तो अगर आप इस इक्वेशन से देखें, इस इक्वेशन से आई कैन ड्रॉ अ डायग्राम लाइक दिस। देखें, the equation for the impedance is z is equal to r squared plus x sub l under the root, ठीक है। दोनों साइड का स्क्वायर ले ले तो z स्क्वायर्ड इज इक्वल टू दिस इज r स्क्वायर्ड प्लस x सब l स्क्वायर्ड। आप लोग देखिए, दिस इज बिहेविंग लाइक अ पाइथागोरस थ्योरम, तो इस पाइथागोरस थ्योरम को अगर आप, यानी इस इक्वेशन को अगर आप प्लॉट करें या इससे ट्राइंगल बना लें, तो आप देखिए इस इक्वेशन में z इज बिहेविंग लाइक हाइपोटेन्यूज, r बिहेव्स लाइक बेस और h सब l बिहेव्स लाइक परपेंडिकुलर। तो अगर आप इससे ये डायग्राम ड्रॉ करें तो ये हमारे पास है r, ये हमारे पास है x सब l, और देखिए ये हमारे पास है z और दिस इज फाई। याद रखिए इस ट्राइंगल को इम्पेडेंस ट्राइंगल कहते हैं। रिमेंबर दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड इम्पेडेंस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल मैंने कहाँ से ड्रॉ की, कहाँ से मैंने प्लॉट की, तो देखिए इट इज़ प्लॉटेड, इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम दिस इक्वेशन, बिकॉज दिस इक्वेशन इज़ बिहेविंग लाइक अ पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर आप इसे प्लॉट करें तो वी आर गेटिंग दिस ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल को वी कॉल इम्पेडेंस ट्राइंगल। और याद रखिए इम्पेडेंस ट्राइंगल के 3 फ़ायदे हैं। नंबर 1, यहाँ से वी कैन कैलकुलेट z। कैसे? बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप इसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, यू आर गेटिंग बैक दिस इक्वेशन नंबर 10, z स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सब एल स्क्वायर। यानी इस ट्राइंगल का एक फ़ायदा ये है कि इससे हम z कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको r और एक्स सब एल का पता है। दूसरा फ़ायदा, इस ट्राइंगल से हम फाई कैलकुलेट कर सकते हैं। फाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? टेंजेंट फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, या फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स सब एल डिवाइड बाय आर, ठीक है। और तीसरा फ़ायदा यह है कि इससे वी कैन कैलकुलेट पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज जेड बाय आर, ठीक है, सॉरी आर बाय जेड, जो हमने इक्वेशन नंबर 9 में लिखा हुआ है। तो याद रखिए इस ट्राइंगल के 3 फ़ायदे हैं। नंबर 1, we can calculate z. Number 2 we can calculate power angle. Number 3 we can calculate the power factor. अब अगर MCQs में आ जाएं कि which of the following quantities या factors can be calculated from the impedance triangle, ऑप्शन ए में अगर लिखा है z, ऑप्शन बी में लिखा है पावर एंगल फाई, ऑप्शन सी में लिखा है पावर फैक्टर या कॉस फाई, और अगर डी में लिखा है ऑल, तो याद रखिए ऑल ऑफ देम, ठीक है। इम्पेडेंस ट्राइंगल से वी कैन कैलकुलेट जेड, वी कैन कैलकुलेट पावर एंगल या फेज एंगल, और नंबर 3 वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द पावर फैक्टर। तो याद रखें RL सीरीज AC सर्किट में वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, हम 4 चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1, इक्वेशन फॉर द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, देखो लाइक दिस है इक्वेशन फॉर द अप्लाइड वोल्टेज, ये वाली या ये वाली। नंबर 2, इक्वेशन फॉर एम्पेडेंस। अगर आप इक्वेशन नंबर 4 और 3 को कंपेयर करें तो दिस इज द इक्वेशन फॉर द एम्पेडेंस, ठीक है। नंबर 4, इक्वेशन फॉर पावर एंगल, दिस
or this one, or number